नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है दीपक मौर्य। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री यानी विदेश घूमने जाना चाहते हैं, तो क्या ये आपका फंडामेंटल राइट है? क्या ये आपका मूल अधिकार है? और अगर ये आपका मूल अधिकार है, तो किस आर्टिकल के तहत है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसको कमेंट में बताइए, और अगर नहीं पता है तो बस इस वीडियो को देखते जाइए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको हमने पिछली वीडियो से स्टार्ट किया था, और आज हम इसमें पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, यानी जो आता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में। तो चलिए बस अब वीडियो को स्टार्ट। तो राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है, वो मिला है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच में। तो राइट टू फ्रीडम हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम जो कुछ भी अपना काम करना चाहते हैं वो फ्रीली कर सकें, हम पर किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई रोक ना हो। इसके लिए हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस तरह से? 6 राइट्स के प्रोटेक्शन देता है हमें। तो अब जानते हैं वो 6 राइट क्या है। ओरिजिनली देयर वर 7 राइट, मतलब ओरिजिनली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना तो उस वक्त हमें इसके अंतर्गत 7 राइट्स दिए गए थे, जो कि आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए से लेकर के आर्टिकल 19(1) जी तक थे। लेकिन आर्टिकल 19(1)(f) को, जो कि आर्टिकल था किस चीज़ से रिलेटेड? राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी रखने के लिए जो आर्टिकल था उसको अब जो है अबॉलिश कर दिया गया है या हटा दिया गया है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि हमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था आर्टिकल 31 के तहत, और उसको भी हटा दिया गया है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब वहाँ पर भी प्रॉपर्टी के लिए एक आर्टिकल था, तो फिर यहाँ पर दोबारा आर्टिकल क्यों? तो वो जो आर्टिकल था आर्टिकल 31, वो ये कहता था कि आपको आपकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी, आपसे आपकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती छीनी नहीं जाएगी, आपको उससे वंचित नहीं किया जाएगा। और ये आर्टिकल जो आर्टिकल 19(1)(f) है, ये बताता था कि आप अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आप रख सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 19(1) के तहत आप प्रॉपर्टी रख सकते हैं, और आर्टिकल 31 के तहत आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई छीनेगा नहीं। ये प्रोविज़न पहले था। अब देखते हैं हमें 6 राइट कौन कौन से दिए हैं। जैसे कि 7 राइट इसके अंदर थे, लेकिन एक अब हटा दिया गया। तो अब जो बचे हुए 6 हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है इसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। जो भी हम कहना चाहते हैं अपने मन के विचार, उसको कहने का हमें हक है। उसके बाद दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब कि बिना किसी हथियारों के शांतिपूर्वक हम सम्मेलन कर सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि हम किसी भी तरह का संगम, संघ, इस तरह के यूनियन बना सकते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है, ये जुड़ा था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2011 में इसको ऐड किया गया था। उसके पहले सिर्फ फॉर्म ऑफ एसोसिएशन या यूनियन के बारे में ही इस आर्टिकल में कहा गया था। फिर आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के क्षेत्र में कहीं भी मूव करने का, कहीं भी टहलने का, मतलब टहलने से मतलब है कि संचरण करने का अधिकार। उसके बाद आता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जिस तरह से हम कहीं भी संचरण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उसी तरह हमें कहीं भी रहने और बस जाने का अधिकार भी दिया गया है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी बताया था, इसको अब हटा दिया गया है। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑक्यूपेशन को करने का राइट भी हमको दिया गया। हम जो मन चाहे अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं। अब इन्हीं पहले इन सारे 6 जो भी राइट हमें दिए गए हैं, इनको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़। हाँ, भारत के हर नागरिक को अपने व्यू, यानी कि अपने विचार जो है वो एक्सप्रेस करने, वो अभिव्यक्त करने, वो दूसरों को बताने का अधिकार है।
अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन, अपने विश्वास, बिलीफ, कन्विक्शन, जो भी उसकी मान्यताएं हैं, उसको फ्रीली बताने का अधिकार है। कैसे? बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी कि बोल करके, राइटिंग यानी कि लिख करके, पेंटिंग बना करके, पिक्चरिंग और एनी अदर मेथड, मतलब किसी भी तरह से, चाहे बोल कर हो, लिख कर हो, पिक्चर करके, या कोई और मेथड हो, उसके ज़रिए आप अपने विचार, अपने विश्वास, अपनी मान्यताओं को दूसरों को बता सकते हैं। उसके बाद है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ, मतलब किसी तरह के रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं इस पर। तो कब लगाए जा सकते हैं? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर भारत की संप्रभुता और एकता को देखते हुए इन पर रोक लगाई जा सकती है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि कंट्री की अगर सिक्योरिटी की बात होती है तो भी इस पर रोक लगाई जा सकती है। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, अगर हमें फ्रेंडली रिलेशन हमारे फॉरेन स्टेट से रखने हैं और उसके बीच में कोई ऐसी इस तरह के प्रोविज़न की वजह से बाधा आती है तो भी इसको फिर रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी इसको रोका जा सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 19(1)(b। तो आर्टिकल 19(1)(b क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, यानी कि शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। इट इंक्लूड्स राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, यानी कि हम कोई पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं। टेक आउट प्रोसेसन, यानी कि हम किसी तरह का जुलूस भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो आर्टिकल है ये हमें राइट देता है किसी तरह की पब्लिक मीटिंग करने की, प्रदर्शन करने की और जुलूस निकालने की, मतलब हम किसी चीज़ पर अपना विरोध भी व्यक्त कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको उस आर्टिकल 19(1)(a) से भी जोड़ के देख सकते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ही एक तरीका है, और अभिव्यक्ति करने के लिए अगर हम एक साथ अभिव्यक्ति, जैसे अगर किसी एक व्यक्ति को अपनी बात कहनी है तो वो आर्टिकल 19(1)(a) में आ गया, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति की आ जाती है। लेकिन अगर सभी लोग एक साथ मिल करके अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो उनको एक मीटिंग करनी पड़ेगी, कुछ प्रदर्शन करना पड़ेगा, और वो राइट हमें आर्टिकल 19(1)(b) में मिल जाता है। तो अब उसके साथ कंडीशंस क्या है कि असेंबली मस्ट बी पीसफुली, शांतिपूर्वक होनी चाहिए, और विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के होनी चाहिए, और शांतिपूर्वक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और ये जो राइट है डज नॉट इंक्लूड द राइट टू स्ट्राइक। अब इस राइट का ये मतलब नहीं है कि आप हड़ताल कर सकते हैं, आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिला है, सिर्फ अपनी बातों को रखने का, उसके लिए एक यूनियन बना, उसके लिए एक मीटिंग करने का और प्रदर्शन करने का भी आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार फंडामेंटल राइट में नहीं दिया गया। फिर उसी तरह रेस्ट्रिक्शंस यहाँ भी लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, और इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक मेंटेनेंस के लिए भी इस तरह के प्रदर्शन पे या इस तरह की मीटिंग पे रोक लगाई जा सकती है। अगला है आर्टिकल 19(1)(c), यानी कि ये आर्टिकल बताता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि संगम या संघ बनाने का अधिकार। ये आर्टिकल हमें यूनियन बनाने का या संघ बनाने का राइट देता है। तो इट इंक्लूड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, और बॉडी ऑफ पर्सन कुछ भी बना सकते हैं। बॉडी ऑफ पर्सन का मतलब एक एक तरह के लोगों का ग्रुप होता है। तो यह आर्टिकल हमें देता है, हमें यह राइट देता है कि हम इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी, क्लब, कंपनी, फर्म, सोसाइटी या इस तरह का कोई भी ग्रुप हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, वो ग्रुप लीगल होना चाहिए, इलीगल ग्रुप नहीं होना चाहिए। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मोरालिटी के लिए, या कंट्री की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। या जैसे अगर कंट्री में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि आप किसी भी तरह का यूनियन नहीं बना सकते, बनाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर उस पर जो है पार्लियामेंट या गवर्नमेंट जो है वो रोक लगा सकती है अगर उसको ऐसा लगता है। पर वो किस लिए होना चाहिए? पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मोरालिटी के लिए, और कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए।
सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रेड यूनियंस हैव नो गारंटीड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और डिक्लेयर लॉकआउट। यानी कि ट्रेड यूनियंस जो हैं उनको ये राइट नहीं दिया गया है कि आप स्ट्राइक कर दें या लॉकआउट कर दें, इस तरह का कोई राइट नहीं दिया गया। ट्रेड यूनियन तो बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन आप उसके एवज में इस आर्टिकल के तहत स्ट्राइक या लॉकआउट की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो भी हम यूनियन बनाएंगे वो यूनियन लीगल काम के लिए होना चाहिए, किसी इलीगल काम के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर 4-5 लोग मिल जाते हैं, एक यूनियन एक ग्रुप बना लेते हैं कि हम कहीं पर चोरी करेंगे, तो जो इसके लिए अगर कोई ग्रुप बनाया जाता है तो वो तो इलीगल हो जाएगा, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 19(1)(d). ये बताता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि अबाध संचरण का अधिकार, यानी हम कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो द आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि ये आर्टिकल हमें प्रोवाइड करता है राइट किस चीज़ का, टू फ्रीली मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत क्षेत्र में हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं आर्टिकल 19(1)(d) के तहत। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमें विदेश जाना हो तो किस आर्टिकल के तहत आएगा, क्या वो फंडामेंटल राइट है भी या नहीं है। तो इस आर्टिकल में सिर्फ टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात हो रही है, भारत के अंदर की बात हो रही है, तो फिर ये तो उसके अंदर नहीं आया। खैर आगे देखते हैं कि क्या वो हमारा फंडामेंटल राइट है भी या नहीं। तो इस आर्टिकल की अगर बात करें तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि आप इधर उधर जा सकते हैं लेकिन इस पर भी रोक लग सकती है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि आम लोगों के हित में इस पर रोक लगाया जा सकता है। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के हित के लिए भी इस पर रोक लगाई जा सकती है। जैसा कि फ़िलहाल इस समय पूरी कंट्री लॉकडाउन में चल रही है, तो इस समय सभी लोगों को इधर उधर जाने से रोका जा रहा है, तो ये किस लिए किया गया है, ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया है, लोगों के भले के लिए किया गया है। तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया जा सकता है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये वायलेशन है, इसका राइट है, इसको लगाया जा सकता है। उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए भी इस तरह के प्रोविज़न बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ कुछ स्टेट हैं जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ पर अगर आपको जाना है तो वहाँ जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते। तो ये जो किया जाता है वो उनके भले के लिए, अनुसूचित जनजाति के भले के लिए, उनके कल्चर को सेफ रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है। अब मूवमेंट हैव टू डायमेंशन, मतलब अब मूवमेंट के दो मतलब हो सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जैसा कि अभी बताया, इंटरनल मतलब इनसाइड द कंट्री, और एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, मूव आउटसाइड द कंट्री एंड कम बैक टू कंट्री। तो अब इसमें है जो इंटरनल है यानी इनसाइड द कंट्री, वो ही इस आर्टिकल के तहत कवर होता है। अगर हम इंडिया के बाहर आउटसाइड द कंट्री जाने की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 21 में कवर होता है। जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही हुआ कि हाँ वो हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत। अब आते हैं आर्टिकल 19(1)(e) पे। ये राइट हमें मिलता है राइट टू रिसाइड, यानी कि निवास का अधिकार, हमें कहीं भी रहने का अधिकार देता है। तो द आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि हम इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जा कर के रह सकते हैं या सेटल हो सकते हैं, मतलब बस सकते हैं हमेशा के लिए। रिसाइड का मतलब होता है टेम्परेरी रहना, और सेटल का मतलब होता है परमानेंट वहाँ पर रहना। तो ये आर्टिकल हमें राइट देता है कि हम कहीं भी रह सकते हैं। कहाँ पर, इंडिया के अंदर। यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस उसी तरह लगाए जा सकते हैं जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में या शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट में। जैसा कि मैंने बताया था, नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट हैं वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, वहाँ पर आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, वहाँ पर आईएलपी की व्यवस्था की गई है, और परमानेंट वहाँ बसने की इजाज़त नहीं दी गई है। वो किया सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, अनुसूचित जनजाति, उनके जो कल्चर हैं उनको सेफ रखने के लिए ऐसा किया गया है।
बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में आप कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी जा कर के रह सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। रेसिडेंस है टू डायमेंशन, अब रहने के भी दो मतलब है, टू स्टे समवेयर टेम्परेरी और टू स्टे समवेयर परमानेंटली, जैसा कि यहाँ पर बताया। तो ये हो गया आर्टिकल 19(1)(e). अब हम आते हैं आर्टिकल 19(1)(f) पे, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? 1978 में हटाया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये आर्टिकल में लिखा क्या था? ये आर्टिकल हमें बताता था राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, ये हमारा राइट था। कोई भी प्रॉपर्टी हम चाहें तो हम रख सकते हैं अगर हम एलिजिबल हैं, ये हमारा राइट था फंडामेंटल। लेकिन अभी भी ये राइट है, लेकिन अब वो फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अब आते हैं आर्टिकल 19(1)(g) पर। तो आर्टिकल 19(1)(g) बताता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एक्सेट्रा, यानी कि व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। द आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि यह आर्टिकल हमें यह बताता है कि हम किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी ऑक्यूपेशन को या किसी भी बिजनेस को कर सकते हैं। जो भी हमारा अधिकार, जो भी हम चाहें, हम अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, लगाए जा सकते हैं जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि लोगों के भले के लिए हम इस तरह पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये बात ज़रूरी है कि हमें जो डॉक्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो तो लेनी ही पड़ेगी, या अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमें इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी ही पड़ेगी। तो यानी कि अगर हमें कोई प्रोफेशन करना है तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है होनी है, प्रोफेशनल या टेक्निकल, वो होना भी कंपलसरी है। अगर हमें इसका राइट दे दिया गया है कि हम कोई भी बिज़नेस प्रोफेशन कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। जो भी उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो तो रखनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है इट डज़ नॉट इंक्लूड द राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस दैट इमोरल और डेंजरस, यानी कि कोई ऐसा बिजनेस जो कि अनैतिक है। इमोरल मतलब अनैतिक, यानी कि वो हमारे कल्चर को या किसी तरह से हमारे जो नैतिक मूल्य हैं उनका पतन करता है, उनको कम करता है, या खतरनाक प्रवृत्ति का है, तो ऐसे बिजनेस को फिर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। अगर हम कहें कि हम कोई ऐसी चीज़ जो बैन हो चुकी है उसको लेकर के हम बिज़नेस करना चाहें, तो फिर हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसके अंदर अलाउड नहीं है। लीगल बिजनेस ही इसके अंदर सिर्फ अलाउड है, हम लीगल बिजनेस करने की ही हमको छूट है। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 ख़त्म होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 जो है वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस, यानी अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या कहता है आर्टिकल 20? आइए देखते हैं। तो आर्टिकल 20 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन। तो मतलब जो आर्टिकल 20 है वो हमें आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, और एक्सेसिव मतलब ज़्यादा, यानी कि हमें मनमाने तरीके से पनिशमेंट, मनमाने तरीके से सज़ा देने और ज़्यादा सज़ा देने से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये जो राइट है आर्टिकल 20 के अंदर, ये राइट हमें सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? मनमाने तरीके से कोई हमें पनिशमेंट दे दे, यानी कि यहाँ पर जो है पनिशमेंट, यानी कि कोर्ट को राइट है, उसके अलावा जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, पुलिस वगैरह है, उनके पास अधिकार है कि गलती अगर की जाती है तो उसके लिए सज़ा की व्यवस्था है। लेकिन मनमाने तरीके से सज़ा दी जाए और ज़्यादा सज़ा दे दी जाए तो उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 20 में। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें 3 बातें हैं। सबसे पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अंडर दिस रूल नो पर्सन कैन बी पनिश्ड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है?
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि अगर कोई कानून आज बनाया गया है तो इस कानून के लिए हमें 5 साल पहले मैंने वही काम किया होगा तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आज कोई रूल लाते हैं, इंडिया में आज कोई रूल लाते हैं कि कोई भी अगर रेड टी शर्ट पहनता है तो उसको 1 साल की सज़ा हो जाएगी। ऐसे ही एग्जाम्पल मानते हैं कि अगर हाँ कोई रेड टी शर्ट पहनता है तो उसको 1 साल के लिए जेल हो जाएगी, 1 साल की जेल हो जाएगी। तो अगर मैंने 2 साल पहले रेड कलर की टी शर्ट पहनी होगी तो मुझे इसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि रूल तो आज आया हुआ है ना ये रेड लाल टी शर्ट पहनने वाला। तो अगर आज के बाद मैं इस तरह से कि रेड टी शर्ट पहनता हूँ या आज पहनता हूँ तो फिर मुझे 1 साल की जो जेल है वो होनी चाहिए। लेकिन रूल आज आया और पनिशमेंट मुझे 2 साल पहले मैंने रेड टी शर्ट पहनी इसलिए दे दी जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसी को हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जा कर के, तो हम टाइम से पीछे जा कर के पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आज लॉ हुआ है तो आज के बाद फिर उसको एप्लीकेबल किया जाएगा। अप्लाइज ओनली टू क्रिमिनल लॉ, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे लगता है, सिविल लॉ और टैक्स लॉ पे नहीं लगता है। यानी टैक्स लॉ और सिविल लॉ का प्रोविजन हुआ तो ऐसा कुछ हो सकता है। जैसे टैक्स की बात करें तो अगर गवर्नमेंट आज कोई टैक्स के बारे में कोई प्रोविज़न लाती है तो ऐसा हो सकता है कि वो ये कह दे कि ये टैक्स वाला नियम 1 साल पहले से लागू होगा, यानी कि यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ के केस में, अपराध से संबंधित जो भी लॉ होते हैं उसके केस में ऐसा नहीं हो सकता। उस केस में यही होगा कि अगर आज रूल लाया गया है तो कल, बीते हुए कल में उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी, आने वाले कल में उस कानून के तहत सज़ा दी जा सकती है। उसके बाद डू नॉट अप्लाई टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये अप्लाई नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है नो डबल जियोपार्डाई। अब मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे इंसान का मर्डर कर दिया है तो उस मर्डर के लिए उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ एक बार ही सज़ा मिल सकती है। तो इसको हम कहते हैं नो डबल जियोपार्डाई। उसके बाद तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति उसको खुद के खिलाफ विटनेस बनने के लिए नहीं कहा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है या कोई शक के दायरे में है तो उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तुम खुद के खिलाफ जो है वो गवाही दे दो। वो खुद के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा कि आर्टिकल 20 में कहा गया है। हाँ, ब्लड सैंपल हैं या सिग्नेचर्स हैं, थंब इम्प्रेशन हैं, इन सब को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। मतलब हम उस व्यक्ति के थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे के निशान ले सकते हैं, उसके सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, इन सब चीज़ों की जांच कर सकते हैं, लेकिन उसको खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते। वो अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे, जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब लाइफ का मतलब हम सभी जानते हैं हमारी ज़िंदगी, पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी। तो इस आर्टिकल में कहा गया है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत आज़ादी से दूर नहीं किया जा सकता। यानी उसकी ज़िंदगी नहीं छीनी जाएगी और उसकी पर्सनल लिबर्टी भी नहीं छीना जाएगा। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है, फिर हम अगर किसी को व्यक्ति को फांसी की सज़ा देते हैं तो वो तो उसकी लाइफ छीन ली गई। अगर किसी को जेल में डाल दिया जाता है तो उसकी पर्सनल लिबर्टी यानी कि उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी भी छीन गई। तो उसके लिए इसी आर्टिकल में आगे कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, किस चीज़ को छोड़ के, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी कि अगर कोई लॉ बना है उस लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से हम उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले सकते हैं। यानी कि जब हम उसको, व्यक्ति को सज़ा देते हैं, उसको जेल करते हैं या उसको फांसी की सज़ा देते हैं तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होता है, नियम, क्योंकि नियम जो बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, उसके हिसाब से ही हम उसको उस जेल में डालते हैं। इसलिए ऐसा किया जा सकता है यानी कि सिर्फ उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी तभी छीनी जा सकती है जब वो नियम के तहत छीनी जा रही हो, अदरवाइज़ किसी भी व्यक्ति की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं छीनी जा सकती। ये आर्टिकल 21 के तहत राइट है। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आर्टिकल 21 में आती है, पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे AK गोपालन केस और मेनका गांधी केस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पूरी आर्टिकल 21 की डेफिनेशन ही चेंज हो गई थी।
तो देखिए आर्टिकल 21 हमें राइट टू गो अब्रॉड यानी विदेश जाने का, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कॉन्फिसमेंट, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे राइट हैं जो कि पर्सनल लिबर्टी या या फिर लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। उस सभी तरह के राइट हमें इसके अंदर दिए गए हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर वर्ड है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसका बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है, इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, इसका मीनिंग और ब्रॉड हो जाता जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। अभी हाल ही में जो इंटरनेट की बात की गई है वो उसको भी इससे जोड़ करके देखा जाना है। यानी इंटर तक पहुँच भी हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट है। अब देखते हैं हम ए के गोपालन केस और मेनका गांधी केस में। तो देखिए जो हमने हमारा जो आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि नियम के तहत जो भी लॉ बना हुआ है उसके तहत हम किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात नहीं हुई है। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है क्या, ये भी जान लेते हैं कि ये है क्या। तो देखिए प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि लॉ के तहत बनाया गया कोई भी प्रोसीजर, कानून, ऐसा कानून जो कि नियम के तहत बनाया गया हो, वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। तो जैसे कि हम एक्ट बनाना होता है तो लोकसभा में, राज्यसभा में पास कराते हैं, फिर प्रेसिडेंट से साइन कराते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। उसी तरह लॉ का भी एक नियम के हिसाब से लॉ बनाया जाता है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय का लॉ का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि नियमों के तहत बनाए गए कानून। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि उस कानून को बाद में चेक करना है कि वो कानून रीजनेबल है या नहीं, मतलब वो कानून सही है भी या नहीं, जस्ट है या नहीं, अनफेयर तो नहीं है, मतलब हमारे किसी तरह के हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन तो नहीं करता है ये। इस बात को चेक करने को हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हमारे आर्टिकल में सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की बात की गई है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात नहीं की गई है। अब आइए देखते हैं केस के बारे में। जब आप प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अंतर समझ गए तो आप केस के बारे में समझते हैं। तो मेनका गांधी केस की बात करते हैं, इसकी स्टोरी बताते हैं। तो मेनका गांधी केस में ये कहा गया था कि आप उनसे ये कहा गया था कि आप अपना जो पासपोर्ट है वो सरेंडर कर दीजिए। उन्होंने पासपोर्ट एक्ट जो था उसके तहत अपना पासपोर्ट बनाया था वहाँ के रीजनल ऑफिस से। तो उनका जो सेक्शन आर्टिकल 10 जो था, आर्टिकल 10(1)(c), उसके तहत उनसे ये कहा गया कि आप अपना आप अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दीजिए, आप अपना जो पासपोर्ट है वो जमा कर दीजिए, आप विदेश नहीं जा सकते। तो इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में मेनका गांधी जो है वो कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर उन्होंने ये बात रखी। तो फिर कोर्ट ने वहाँ पर ये डिसीजन दिया कि ये जो पासपोर्ट जमा करने वाली बात है, पासपोर्ट सबमिट करने की बात है, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत तो सही है, क्योंकि उनके जो जो पासपोर्ट का जो एक्ट था उसके 10(1)(c) में ये बात लिखी हुई थी कि हाँ, आप जब भी अगर अथॉरिटी चाहे तो उसका पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में, मतलब अगर लोगों के हित की बात हुई तो उसको जमा कराया जा सकता है। लेकिन जब मेनका गांधी जी ने पासपोर्ट अथॉरिटी से ये जानकारी मांगी कि क्यों उनका पासपोर्ट जमा कराया जा रहा है, तो उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, बस उन्होंने ये कह दिया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और कोई सही आंसर नहीं दिया। तो ऐसे में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो है, नियम के तहत तो है, 10(1)(c) के तहत आप जब्त कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि आप जब्त कर सकते हैं, लेकिन ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। आपने कोई भी रीज़न नहीं बताया, उसका पासपोर्ट जमा करने का कोई भी सही रीज़न आपने बताया ही नहीं, जो कि फेयर नहीं है, जो कि अनफेयर है, अनजस्ट है, अनरीजनेबल है। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को कोर्ट ने गलत ठहराया और कोर्ट ने यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को नहीं फॉलो किया, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया। यानी कि अब देखते हैं अंतर। ए के गोपालन केस में आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब अगर गलत तरीके से आपको कार्यकारी कार्यों में फंसाया गया, यानी गलत तरीके से आपके साथ रूल फॉलो हुए हैं, तो फिर आपको सेफ्टी मिलेगी। ए के गोपालन केस में भी ये बात कही गई थी और मेनका गांधी केस में भी ये बात कही गई थी। लेकिन आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन में, यानी मनमाने तरीके से अगर कानून बनाया गया है, तो उसके खिलाफ कोई सुरक्षा गोपालन केस में नहीं दी गई थी, जो कि मेनका गांधी केस में दी गई, क्योंकि यहाँ पर जो था वो मनमाने तरीके से उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। और
उनको कोई भी वैलिड रीज़न नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ इतना कहा जा रहा था कि पब्लिक इंटरेस्ट में। तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल कराई गई कि ये चेक किया गया, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन अगर गलत था तो उसके खिलाफ इनको प्रोटेक्शन मिला। उसके बाद लॉ, यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया गया, यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया। फिर मीनिंग ऑफ लिबर्टी, अब लिबर्टी की बात की जाए तो यहाँ पर लिबर्टी का जो मतलब था AK गोपालन केस में, वो ये था कि सिर्फ लिबर्टी का मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्सनल बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, सिर्फ व्यक्ति के शरीर से संबंधित था। लेकिन मेनका गांधी केस में इसका बहुत ही वाइडर मीनिंग, बहुत ही ब्रॉड मीनिंग निकाला गया, पॉजिटिव मीनिंग निकाला गया। वो ये कि मतलब सिर्फ जीना है जो है, सिर्फ जिंदा रहना ही लाइफ नहीं है, बल्कि अपॉर्चुनिटी टू लिव विद डिग्निटी, मतलब मान सम्मान के साथ जीना और अपना विकास करते रहना, ये सब जो है वो राइट टू लाइफ में आता है। मतलब सिर्फ जिंदा रहना जो है वो राइट टू लाइफ नहीं है, बल्कि मान सम्मान के साथ और अपना विकास करते हुए जीना, ये राइट टू लाइफ होता है। यानी कि आर्टिकल 21 सिर्फ हमें ज़िंदा नहीं रहने देने की बात करता है, सिर्फ ज़िंदा रहने की बात नहीं करता, बल्कि मान सम्मान के साथ और अपने विकास के साथ जीने की इजाज़त देता है। ये मेनका गांधी केस में कहा गया था। और इसके पहले AK गोपालन केस में सिर्फ शरीर से यानी सिर्फ ज़िंदा रहने की बात जो है वो मानी गई थी। इसलिए अब आर्टिकल 21 का जो क्राइटेरिया है बहुत बढ़ गया है। और इसी केस के तहत, मेनका गांधी तहत, ये भी कहा गया था कि राइट टू गो अब्रॉड, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो आर्टिकल, आशा करता हूँ आपको आर्टिकल 21 भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इससे कोई रिलेटेड डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें क्लियर ना हुई हो। अब आते हैं आर्टिकल 21A पे। तो आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस ऑफ एज 6 to 14, यानी कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा क्या, स्टेट। अब स्टेट की डेफिनेशन क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि स्टेट का मतलब क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो उसको देख लीजिएगा। तो स्टेट की जिम्मेदारी कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था। बिफोर दिस अमेंडमेंट, यानी कि 2002 में ये जो अमेंडमेंट किया गया है, इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45, यानी कि इससे पहले आर्टिकल 45 में ये प्रोविज़न था पार्ट 4 में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये बात लिखी हुई थी। लेकिन फंडामेंटल राइट ये नहीं था फ्री एजुकेशन। लेकिन 2002 के बाद से 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट हो गया है। और आर्टिकल 21A, इस आर्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए ही पार्लियामेंट ने फिर एक एक्ट बनाया हुआ है, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट 2009 में इस एक्ट को ही बनाया है। तो यह है आर्टिकल 21A। अब देखते हैं आज का लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 का मतलब है, आर्टिकल 22 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी कि हिरासत एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो देखिए, गिरफ्तारी जो होती है, हिरासत में जो लिया जाता है, उसके खिलाफ भी हमारा आर्टिकल जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट कुछ देता है। तो देखते हैं क्या है वो। तो दो तरह की गिरफ्तारी होती है, एक ऑर्डिनरी लॉ में होती है और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ऑर्डिनरी लॉ के तहत जो गिरफ्तारी होती है उसको हम कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, और इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो अब आइए जानते हैं कि ये है क्या। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर चुका होता है और ये प्रूव हो चुका होता है और फिर जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, जो कि ऑर्डिनरी लॉ के अंतर्गत आता है, उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। और जब कोई क्राइम नहीं हो चुका है बल्कि हम उसको शक के आधार पर उस क्राइम को रोकने के लिए हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो दो तरह का अरेस्ट होता है। तो अब आइए देखते हैं दोनों तरह में कुछ ना कुछ राइट है। तो ऑर्डिनरी लॉ में यानी प्यूनिटिव डिटेंशन में ये राइट है, राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज़, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि उसको, जिसको भी अरेस्ट किया गया है, उसको राइट दिया गया है कंसल्ट करने का और अपने आप को बचाने के लिए किसी लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि किसी वकील वगैरह को हायर करने का भी, उससे कंसल्ट करने का भी उसको राइट दिया गया है। उसके बाद आता है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन
24 आवर्स, यानी कि जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो रखा जाना ज़रूरी है। और जो 24 घंटे का टाइम है, इसमें जर्नी टाइम जो है वो इंक्लूड नहीं है, यानी अगर कहीं दूर कोई मजिस्ट्रेट है तो उसको ले जाने में ही अगर 24 घंटे लग जा रहे हैं तो ये जो जर्नी का टाइम है ये उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। उसके बाद राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटी फर्दर डिटेंशन, यानी कि अगर 24 घंटे के भीतर भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जाता है तो उसको 24 घंटे बाद आपको छोड़ना होगा। और अगर 24 मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाता है तो फर्दर मजिस्ट्रेट अथॉरिटी जैसा भी कहेंगे उसके हिसाब से वो गिरफ्तारी में रहेगा। ये होती है ऑर्डिनरी लॉ यानी कि प्यूनिटिव डिटेंशन की बात। अब आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेंशन कांट एक्सीड 3 मंथ्स, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा आप गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं रख सकते अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन, यानी कि अगर कोई एडवाइजरी बोर्ड है जो रिपोर्ट देता है इसके बारे में और सफिशिएंट कॉज मतलब उसके अंदर पर्याप्त कारण भी हो, कोई ऐसी रिपोर्ट देता है बोर्ड जिसमें पर्याप्त कारण और सलाह हो इस बारे में कि हाँ इनकी जो हिरासत है वो बढ़ा देनी चाहिए, तभी हिरासत बढ़ाई जा सकती है। अदरवाइज इसको 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता प्रिवेंटिव डिटेंशन में, यानी जहाँ पर क्राइम नहीं हुआ है और पहले ही संदिग्ध के तौर पर जहाँ पर गिरफ्तार किया गया वहाँ पर। दूसरी चीज़, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, यानी कि जिसको भी हिरासत में लिया गया है, जो भी डिटेन्यू है, उसको ये बात बतानी होगी कि आपको क्यों डिटेंशन में लिया गया है, क्यों हिरासत में लिया गया है। डिटेन्यू शुड बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन, यानी कि यहाँ पर जो भी हिरासत में व्यक्ति लिया गया है उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डिटेंशन यानी कि जो हिरासत में लिया गया उसके खिलाफ, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए उसको वहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए। तो ये था आज का राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के बीच थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को आज जो भी मैंने आर्टिकल समझाया ये समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। तो बस आज की इस वीडियो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।